डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। Good afternoon, one and all present over here. Myself, Dr. Naishal Raval, working as an assistant professor at GLS University, Ahmedabad. I would like to welcome you all at the Chaitanya Studio at Dr. Baba Saheb Ambedkar Open University. The course is a BBA, Bachelor of Business Administrations. The name of the paper is Business Economics. We are going to cover the unit 2, that is techniques of indifference curve and consumer equilibrium. ठीक है, these are the topics. सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन रहेगा, उसके बाद कंज्यूमर बिहेवियर कैसा रहता है मार्केट में जब हम जाते हैं तब, तीसरा है इंडिफरेंस कर्व टेक्निक्स, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशंस एंड बजट कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, जब भी अगर हम लोग मार्केट में जाते हैं ख़रीदी करने के लिए तब अपना बजट एक डिसाइड करके जाते हैं कि किस हिसाब से अपने को परचेज़ करना है, एंड दैट टू विद द हेल्प ऑफ इनकम लाइन। ठीक है, बजट लाइन को हम प्राइस लाइन भी कहते हैं, एक लिमिट रखते हैं, एंड देन विल मूव टूवर्ड्स द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जिसको अपने गुजराती में कहते हैं ना कि ग्राहक ની समतुला, राइट। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शंस कैसे मिलता है। सो ये सारी थियरीज़ हम कंज्यूमर बिहेवियर में देखेंगे कि कंज्यूमर का एक, या तो जब भी हम मार्केट में ग्राहक बन के जाते हैं और उसका बिहेवियर कैसा रहता है जब भी कोई चीज़ खरीदते हैं तब। ठीक है, सो इंट्रोडक्शन में देखा जाए तो सबसे पहले हाउ कंज्यूमर एलोकेट देयर इनकम। ठीक है, से फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम हैविंग दी 10,000 रुपीज़ एवरी मंथ फॉर गोइंग फॉर अ शॉपिंग, एंड इन 10,000 में मैं अपना लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शंस कैसे इंक्रीज़ करूँगा, वही मेरा एक टारगेट रहेगा। 10,000 में आप एक चीज़ लेते हो, या 10,000 में आप 2 चीज़ लेते हो, या 10,000 में आप 10 चीज़ लेकर आते हो। ठीक है, हाउ यू एलोकेट योर इनकम, एंड फ्रॉम दैट एलोकेशंस हाउ यू आर मैक्सिमाइजिंग योर सेटिस्फैक्शंस। ठीक है, सो कंज्यूमर थियरी और बिहेवियर थियरी डील्स विद हाउ टू अचीव दिस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम हम किसको कहेंगे? When no other allocation of his or her will fetch more satisfaction than what the consumer is enjoying by the current allocations. आपके पास 5,000, 10,000, 20,000 वॉट एवर अमाउंट इज़ देयर, वो अमाउंट किसी और को नहीं देनी है, लेकिन आप उसी में कितना एलोकेट करके आपको सेटिस्फैक्शंस कितना मिलता है। ठीक है, तो कंज्यूमर बिहेवियर को मेजर करना है, राइट। ગુજરાતીમાં કહીને એને માપવાનું છે ગ્રાહકની સમતુલા। अब कैसे उसको मेजर करेंगे? वेरियस अप्रोचेस हैव बीन डन बाय द वेरियस इकोनॉमिस्ट। तो दिस आर द वेरियस अप्रोचेस। उसके एक अलग थियरी है जिसको अपने सबसे पहले देखेंगे कि मार्शलियन अप्रोच, अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था कि कंज्यूमर बिहेवियर कैसे हम उसको मैनेज करते हैं। दूसरा है हिक्स अप्रोच, जे.आर. हिक्स ने ये थियरी दी थी। तीसरा रिविल प्रेफरेंस अप्रोच, एंड द चौथा इज़ एक्सियोमेटिक अप्रोच। आखिरी के 2 थियरी जो है वो मैं नेक्स्ट यूनिट में उसको कवर करूँगा, बट पहले 2 इसी स्लाइड्स में रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्शलियन अप्रोच आपको क्या कहता है। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज द कार्डिनल अप्रोच। कंज्यूमर बिहेवियर 2 मेथड से अपने इस्तेमाल कर सकते हैं या मेजर कर सकते हैं। एक है कार्डिनल, दूसरा है ordinal approach. This theory, Marshallian approach, was given by the Alfred Marshall. He says that satisfaction of consuming any product or any goods can be measured in terms of a utility, right? Trustigun wants a satisfying power of commodity. यानी बाज़ार में तुम जितने भी इनकम लेकर जाते हो, से फॉर एग्ज़ाम्पल 1,000 रुपये लेकर गए, या 5,000 रुपये लेकर गए, या तो 10,000 लेकर गए, उसमें से आपको जो सेटिस्फेक्शंस मिलता है वो जब तुम खरीदी करते हो, और उसमें से जो सेटिस्फेक्शंस तुमको मिलता है, डेट इज़ कंसिडर एज ए पार्ट ऑफ अ यूटिलिटी अप्रोच। ठीक है, नाउ यूटिलिटी आर ऑफ 2 टाइप्स। सबसे पहला है अपना मार्जिनल यूटिलिटी,
दूसरा है अपना टोटल यूटिलिटी। अ सिंपल वर्ड में बता दूँ तो एक एग्जांपल देता हूँ आपको, जिसमें से फॉर एग्जांपल आपको बहुत भूख लगी है, ठीक है, 2 दिन से आपने कुछ खाया नहीं है, किसी कारण की वजह से यू आर अनेबल टू ईट दैट। तीसरे दिन आपको कुछ खाना मिलता है और आप 1 यूनिट उसको कंज्यूम करते हो। से फॉर एग्जांपल आपको किसी ने आपको पिज़्ज़ा खाने का ऑफ़र किया हो, किसी दोस्त ने आपको पार्टी देने की बात की और आप उसके साथ गए हो। खाना तो था, पर शायद उस दौरान अपने वहाँ पर रिसोर्सेज नहीं थे। फिर रिसोर्सेज आए और तुम उसके साथ गए, या तुम अकेले गए, या तो मान लो कि घर पे बैठे हुए बहुत भूख लगी हो, घर पे बैठे हो, या तो तुमने एक रोटी लिया है, 1 खाया, 2 खाया, 3, 4, 5, डिपेंड ऑन द कैपेसिटी ऑफ दैट पर्सन विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। बहुत भूख लगी तो शायद हो सकता है 5-6 में ख़त्म कर दे, और ज़ोर की भूख लगी तो शायद 2-4 और ज़्यादा खा ले, राइट। दिस इज़ कॉल्ड एन एडिशनल कमोडिटी, additional unit of commodity which can be denoted by the marginal utility. Marginal means something extra. Another example, शाम के 8 बजे तुम खाना खाकर बैठे हो, घर पे टीवी देख रहे हो और अचानक से मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आता है। उस नोटिफिकेशन में लिखा है कि भाई 150 रुपये में आपको XYZ की जगह की पाव भाजी 1+1 फ्री में मिलता है, बाय 1 गेट 1 फ्री, ठीक है। तो जब भी हम वो एक कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं, उस कमोडिटी को कंज्यूम करने से पहले हमने वो नोटिफिकेशन को रीड किया। वाइल रीडिंग हमने ये भी सोचा कि क्यों ना इतने कम रुपए में यदि अगर आपको 1+1 मिलता है तो वाई शुड नॉट वी कंज्यूम दैट प्रोडक्ट। तो हमने उसको ऑर्डर किया और घर पे आया। तुम खा के तो बैठे ही हो ऑलरेडी, तुमने 1 यूनिट और एक्स्ट्रा मंगवाया, राइट। दैट इज़ कंसिडर एज ए पार्ट ऑफ अ मार्जिन, समथिंग एडिशनल। चाहे तुम पूरा कर पाओ कि ना कर पाओ, इट इज़ ऑल अप टू द पर्सन। एंड द टोटल यूटिलिटी, इट इज़ अ सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, सम ऑफ टोटल ऑफ ऑल यूनिट्स। तुमने पहले रोटी खाया, फिर पाव भाजी खाया, कुल मिलाकर तुमने 8 बजे से लेकर 10 बजे तक 4 आइटम खाई, उसका सम जितना होता है वो अपना टोटल यूटिलिटी बनता है। तो मार्शल ने यही कहा है कि सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमिंग एनी गुड्स विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी विच इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, टोटल एंड मार्जिनल, ठीक है। कुछ एजम्पशंस है। एजम्पशंस मतलब धारणा। इकोनॉमिक्स में कोई भी थियोरी बनती है या कोई भी थियोरी आप लोग जो पढ़ोगे ये यूनिट या तो आने वाले यूनिट में, प्योरली बेस्ड ऑन सम एजम्पशंस, अज्यूम, ठीक है। अब प्रीवियस स्लाइड्स पर तुमने देखा मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी, उसका एग्जांपल दिया। इट कैन बी डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, राइट। एनी गुड्स आर मेजर इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी is called a satisfaction of that power of commodity, ठीक है। अब मेरे लिए 10,000 मेरा रिसोर्स है, इन 10,000 में मैं 2 पार्ट में इस्तेमाल करूँ, इन 10,000 को मैं एक ही बार में इस्तेमाल कर देता हूँ, या तो इन 10,000 को मैं 10 पार्ट में इस्तेमाल करता हूँ। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, and utility derived from the different units of a different quantity which can be compared. So it can be written as a u is equals to, एक इक्वेशन आपकी स्क्रीन के ऊपर आता होगा, u is equals to f into bracket q1 q2 q3 and n number of quantity you are going to be consumed, ठीक है। Therefore also this theory states that the condition of the consumer in equilibrium can be in 2 cases, मे बी एक सिंगल कॉमोडिटी हो सकता है या तो 2 और 2 से ज़्यादा कॉमोडिटी की बात तुम यहाँ पर कर, ठीक है। सो लेट अस टॉक विद द सिंगल कॉमोडिटी केस एंड 2 और मोर कॉमोडिटी केस। किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट मैंने कंज्यूम किया, से फॉर प्रोडक्ट एक्स, उसका प्राइस कितना है और उसका मार्जिनल यूटिलिटी मेरे को कितना मिलता है, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। अब यहाँ पर तुम जो कुछ भी कंज्यूम करते हो इट इज़ मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, राइट। So the relationship of marginal utility of goods to its price should be equal with the utility of money. Marginal utility means something extra, something
एडिशनल एंड टोटल यूटिलिटी मीन्स कंजप्शंस ऑफ ऑल द यूनिट्स, ठीक है। 2 और मोर कमोडिटी केसेस, पहले वाली था सिर्फ अपने एक ही प्रोडक्ट के बारे में बात किया, से फॉर एग्जांपल गुड्स एक्स, कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट तुम लेते हो। दूसरे में हम बात करते हैं कि n नंबर ऑफ यूनिट्स, जैसे मैंने कहा कि आप अपने रिसोर्स को कैसे एलोकेट करते हो। द रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज ऑफ एन इंडिविजुअल कमोडिटी टू देयर प्राइस शुड बी इक्वल्स टू द लास्ट रुपीज स्पेंट ऑन ऑल दोज कमोडिटीज, ठीक है। पहले जो तुमने स्पेंड किया है और अभी जो तुम स्पेंड कर रहे हो उसके ऊपर इक्वल प्रपोर्शंस होना चाहिए, रेशियो, एंड दिस कंडीशन इज नोन एज लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल utility. Now, after focusing on the assumptions, on the basic part of the theories, let us move with the limitations. ठीक है, कोई भी थियरीज इकोनॉमिक्स में देखा जाए तो बेस्ड ऑन सम एजम्पशंस, एजम्पशंस मतलब धारणा हम कहते हैं, एंड दिस एजम्पशंस आर ऑलवेज योर लिमिटेशंस। लिमिटेशंस इन द सेंस कि से फॉर एग्जांपल इट कैन नॉट बी मेजर इन टर्म्स ऑफ नंबर। तुमको 5 पिज़्ज़ा खाने से सेटिस्फेक्शन मिलता है, दूसरे को 6 पिज़्ज़ा खाने से सेटिस्फेक्शन मिलता है, कोई बोलता है 1 पिज़्ज़ा में बहुत हो गया, अपना काम नहीं है इससे आगे। कौन सी जगह से तुम पिज़्ज़ा लेते हो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है। मनी ऑफ यूटिलिटी इटसेल्फ फ्लक्चुएट्स। अब आप तुम्हारे पास जो रिसोर्स आता है इनकम के तौर पर, इट नेवर रिमेन द फिक्स्ड। यहाँ अज्यूम किया है कि वो फिक्स रहेगा, इनकम इज कॉन्स्टेंट, बट इनकम नेवर रिमेन्स द कॉन्स्टेंट, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द limitations. Cardinal approach failed to show the split of price, substitute and income effect. मार्केट में जाते हो तो प्राइस कितना होता है, आपके बजट में आती है वो प्रोडक्ट की नहीं आती है। अगर नहीं आती है और तुम उसके जगह पर उसका सब्सटीट्यूट लेने के लिए जाते हो, दिस विल बी सीन इन द डिटेल इन द यूनिट 3, प्राइस इफेक्ट, सब्सटीट्यूट इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट, तो वो उस हिसाब से अपने आगे देखेंगे। So these are the limitations, and in economics, as I said earlier, assumptions only your limitations, ठीक है। अब चलते हैं दूसरी थियरीज के ऊपर। मार्शल की थियरीज के जो लिमिटेशंस आते थे, उसने जो assumptions रखा था, उसका जो लिमिटेशंस आया उसकी थियरीज में, और उस लिमिटेशंस को पॉजिटिव पॉइंट्स में कन्वर्ट करने के लिए या तो एक सही अप्रोच दिखाने के लिए J.R. हिक्स ने एक अप्रोच दिया था, कंज्यूमर बिहेवियर को तुम यूटिलिटी से नहीं बल्कि इंडिफरेंस कर्व के और बजट लाइन की मदद से तुम एक्सप्लेन कर सकते हो, एंड दिस अप्रोच इज नोन एज ऑर्डिनल अप्रोच, ठीक है। अब यूटिलिटी कैन बी मेजर बाय 2 अप्रोच, कार्डिनल एंड सेकंड इज ऑर्डिनल। कार्डिनल हमने देख चुके जो कि वो अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। अभी हम हिक्स के अप्रोच की बात करें तो हिक्स ने क्या कहा था, ठीक है। डिफरेंट फ्रॉम कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच इज सेंस दैट यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड इन प्रेफरेंस बिटवीन 2 कमोडिटीज, राइट। आप 10,000 लेकर जाते हो तो उसका एक प्रेफरेंस होता है, ठीक है। जैसे पहले भी मैंने कहा कि 10 में से 5,000 का तुम Y प्रोडक्ट लेते हो, 5,000 की तुम X प्रोडक्ट लेते हो, 6,000 का तुम Y लेते हो, 4,000 का X लेते हो, 7,000 लेते हो, 3,000, 8,000, 2,000, 1,000, 500 ऐसे करके सीधा तुम उसको एक ब्रीफ डिस्क्राइब करते हो, एक या तो रिसोर्स एलोकेशंस करते हो, एंड दिस कंसेप्ट इज यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इंडिफरेंस कर्व, बजट लाइन, ठीक है। बजट लाइन मतलब प्राइस लाइन, अनदर भाषा में दूसरी एक लैंग्वेज में कहूँ तो बजट लाइन ना एक लिमिटेशन है कि जहाँ पर अपना कंज्यूमर या हम लोग एक लिमिट बांधते हैं कि भाई इससे ज़्यादा खरीदी नहीं करनी है। किसी गिफ्ट शॉप में जाते हैं या किसी शॉप में या शोरूम्स में जाते हैं तो सबसे पहले वहाँ का जो सेल्स पर्सन होता है वो आके कहता है हमको कि भाई सर आपको कितना बजट में दिखाना है, तो तुम कहते हो कि भाई 1,000 रुपये तक की एक चीज़ हमको दिखा देना, तो वो 2 चीज़ें 800-900 के आसपास की दिखाएगा, एक चीज़ 1,200 रुपये की दिखाएगा जो कि वो हमारे बजट से बाहर जाता है। यहाँ तक उसको अभी फ़िलहाल के लिए रखना, ठीक है। लेट अस मूव विद सम एजम्पशंस, उससे कंटिन्यू करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। एजम्पशंस में देखा जाए तो एक रैशनल बिहेवियर रहता है कंज्यूमर का, दूसरा एक है ट्रांजिटिविटी एंड कंसिस्टेंस, ठीक है। चलते हैं वापस इंडिफरेंस कर्व टेक्निक। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक डायग्राम आया होगा, ठीक है। एक टेबल बनाया हुआ है,
ऊपर टॉपिक लिखा है इंडिफरेंस टेक्निक। अब ये इंडिफरेंस टेक्निक क्या है एक्चुअली? अ सिंपल वर्ड में बोल दूं कि इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स इन डिफरेंट क्वांटिटीज, अलग अलग प्रकार की क्वांटिटी, ठीक है। कॉम्बिनेशंस आपके टेबल दिखाया गया है, एंड ऑल दिस कॉम्बिनेशंस गिव्स द इक्वल सेटिस्फैक्शन इज कॉल्ड इंडिफरेंस टेक्निक्स, ठीक है। सो कॉम्बिनेशंस देखा जाए, चार प्रकार के कॉम्बिनेशंस आपके सामने है। कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन सी एंड कॉम्बिनेशन डी, ठीक है। दो गुड्स आपके सामने रखे हैं, गुड्स एक्स एंड गुड्स वाई। कॉम्बिनेशन ए क्या कहता है? मैं एक क्वांटिटी का एक्स लूंगा और 8 क्वांटिटी का वाई लूंगा। दूसरा कॉम्बिनेशन, एक्स को मैं 2 यूनिट में बाय करता हूँ, वाई को मैं 4 में बाय करता हूँ। या तो मेरे पास तीसरा ऑप्शन ये है, एक्स में 3 लेता हूँ या तो वाई में 2 लेता हूँ। चौथा ऑप्शन, चौथी कॉम्बिनेशन, या तो एक्स 4 लेता हूँ या तो वाई 1 लेता हूँ, ठीक है। यहाँ कहीं पर वो इक्वल की बात नहीं आ रही है, या तो एक ज़्यादा है एक कम है। टेबल पर देखेंगे तो एक्स धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, वाई धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ग्राफ के ऊपर देखिए, commodity X is being put on the X axis and commodity Y is being put on the Y axis, representations of axis, ठीक है। पहला कॉम्बिनेशन क्या है मेरा? तो कि 1 X पर और 8 Y पर, ठीक है। दूसरा कॉम्बिनेशन, 2 will be on X commodity, Y के लिए मैं 4 यूनिट लेता हूँ। तीसरा कॉम्बिनेशन, 3 will be on the X commodity and Y के लिए मैं 2 यूनिट रखता हूँ। एंड द फोर्थ कॉम्बिनेशन, 4 X की प्रोडक्ट और रहेगी Y में 1 प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पर कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि मैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करूँ अपने रिसोर्स का, या तो ये ज़्यादा ये कम या तो ये ज़्यादा जाएगा, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज इंडिफरेंस मैप, ठीक है। वो था इंडिफरेंस कर्व की एक टेक्नोलॉजी, सॉरी नॉट टेक्नोलॉजी, इट्स ए टेक्निक। नाउ इंडिफरेंस मैप, अ ग्रुप ऑफ आईसीज, इंडिफरेंस कर्व को हम आईसी के नाम से डिनोट करेंगे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर एक इंडिफरेंस कर्व है, ऐसे यदि अगर एक से ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व बनता है इज नोन एज इंडिफरेंस मैप। particular indifference curve present on the one particular level of satisfactions। अब इसमें देखना ये है कि satisfactions तुमको कौन से लेवल पर मिलता है। higher indifference curve represents the higher level of satisfactions, ठीक है। these are the properties or characteristics of indifference curve। indifference curve never intersect each other, ठीक है। आपने ग्राफ में देखा होगा, यहाँ पर मैंने यहाँ पर 3 इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। IC1, IC2, IC3, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, हमेशा से वो ऐसे ऊपर से अंदर आके बाहर की साइड निकलेगा, उससे उल्टा इंडिफरेंस कर्व नहीं बनेगा, ठीक है। IC स्लोप्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हमेशा से वो लेफ्ट साइड से नीचे की तरफ बाहर निकलेगा, और फ्रॉम इट इज़ ऑलवेज अ डाउनवर्ड स्लोप, अपवर्ड स्लोप कभी नहीं होगा, ठीक है। एंड हायर लेवल ऑफ आईसी रिप्रेजेंट्स द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शंस। अब यहाँ पर अगर मेजर सेटिस्फैक्शंस देखना है तो कहाँ पर निकलेगा? तो कि IC3 के ऊपर, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द कंसेप्ट ऑफ इंडिफरेंस कर्व जो कि J.R. हिक्स ने दिया था। आइए अब देखते हैं कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूट कैसे रोल प्ले करता है यहाँ पर। Slope of indifference curve is called as marginal rate of substitution। Equations लिखा हुआ है, marginal rate of substitution for commodity X and Y is equals to minus changes in income divided by changes in commodity goods is equals to minus marginal utility commodity of from X divided by the marginal utility from the commodity of Y। MRX declines, इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज ऑन द डिक्लाइनिंग साइड, नीचे की तरफ जो आता है, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कीप्स डिक्लाइनिंग विथ ईच एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स, जैसे जैसे एडिशनल्स होता जाएगा वैसे वैसे वो यूटिलिटी डिक्लाइन करते जाएंगे, ठीक है। एंड विलिंगनेस टू सेक्रीफाइस वाई विल ऑल्सो गो डाउन। लेट अस गो विद दैट पर्टिकुलर टेबल।
सी द नंबर ऑफ एक्स आर इंक्रीजेस, कितना भी इंक्रीज हो जाए नंबर ऑफ वाई विल बी कीप डिक्रीजिंग 8, ठीक है, एंड द रिजल्ट विल बी मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन विल बी नेगेटिव, ठीक है। यहाँ तक था हमारा इंडिफरेंस कर्व टेक्निक्स एंड मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशंस। Right now we are just focusing more on the budget line. Now the question is that what is budget line, ठीक है। It is a straight line. डायग्राम से पता चलता है कि एक सीधा लाइन है जो पॉइंट ए और बी को ड्रॉ करता है। A being represented at the y axis and B is going to represent at the x axis, ठीक है। x axis पर एक कॉमोडिटी रखी है, y axis पर एक और कॉमोडिटी रखा है। ये स्ट्रेट लाइन क्या डिफाइन करता है, ठीक है। इट इज़ अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच अ कंज्यूमर इज़ एबल टू बाय। जब भी मार्केट में जाते हैं तो कंज्यूमर किस हिसाब से वो प्रोडक्ट को बाय कर सकता है, ठीक है। प्राइस लेवल भी कहते हैं उसको, प्राइस लाइन भी कहते हैं उसको, एंड इट इज़ कंसिडर एज अ बाउंड्री और लिमिट, किसके लिए, तो कि कंज्यूमर के लिए। अब बजट लाइन क्या है कि इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन विच डिफाइंस द लिमिट, किसकी, तो कि कंज्यूमर की, ठीक है। मार्केट में जाते हैं तो कुछ लिमिट होती है कि अपना बजट तय किया जाता है कि भाई मुझे गाड़ी खरीदनी है तो मेरा बजट 5 लाख रुपए का है, मुझे इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना है टू व्हीलर में, तो अभी आजकल मार्केट में देखोगे तो टू व्हीलर कम से कम 1.20 या 1.50 के आसपास मिलता है। चॉइसेस बहुत सारी अवेलेबल है मार्केट में, बट फिलहाल हम उसके बारे में बात नहीं करते। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द बजट कि भाई तुम्हारा बजट वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए कितना रहता है। गोल्ड प्राइस इज समवेयर अराउंड 58,000 बट माय बजट इज़ हार्डली 40,000, तो डेफिनेटली उसको जाके बोलूँगा कि भाई ऑर्नामेंट्स 40,000 के तक के हो मुझे दिखा दे। इवन इन द स्टॉक मार्केट, इफ़ यू वुड लाइक टू बाय द स्टॉक ऑफ वन सम पर्टिकुलर कंपनी, उसका भी एक पर्टिकुलर बजट होता है कि भाई रिलायंस यदि अगर 2500 के नीचे जाता है तो ही मैं बाय करूँगा, इन्फोसिस अगर 1300-1400 के आसपास जाता है तो ही बाय करूँगा, उससे ज़्यादा मेरा बजट फ़िलहाल के लिए नहीं है। तो दिस इज़ डिफाइंड एज अ लिमिट एंड इट ऑलवेज स्लोप डाउनवर्ड्स विच कनेक्ट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। ओ ए डायग्राम में देखिए, ओ ए जो लिखा है वो इनकम है on the goods X, price of goods X, and Y increases, right side अपना बजट लाइन शिफ्ट हो जाएगा। इफ़ योर इनकम, Y डिनोटेड एज ए इनकम, अगर आपका इनकम इंक्रीज होता है तो तुम्हारा नया बजट लाइन बनेगा राइट साइड की तरफ, अगर इनकम डिक्रीज होता है तो तुम्हारा बजट लाइन बनेगा लेफ्ट साइड की तरफ। अब मान लो सपोज कि तुम्हारा सैलरी 10,000 हर महीने आता है आपको, ठीक है। इन 10,000 में से 6 महीना 10,000 रहा, अब फिर ऐसा कुछ आ गया जैसे कोरोना वायरस था अभी 2020 में, तो कई सारे लोगों का नौकरी चला गया था, राइट। इफ देयर इज अ नो जॉब देन देयर विल नॉट बी एनी काइंड ऑफ इनकम, बट देयर आर सम कंपनीज हु वर पेइंग वेल टू द पर्सन, देयर वेर सम कंपनीज हु जस्ट डिडक्टेड देयर सैलरी। तो यदि अगर सैलरी भी डिडक्ट होती है तो जब तुम कंज्यूमर हो बन के वो मार्केट में जाते हो खरीदी करने के लिए, तब तुम्हारा बजट लाइन भी लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा। वाई डिनोटेड एज ए इनकम, लास्ट में जो 2 लाइन लिखी है वाई इंक्रीज, वाई नहीं है, वो इनकम डिनोट करता है, ठीक है। अब मान लो कि 2 साल आपने बहुत तगड़ा अच्छा काम कर दिया और आपके बॉस ने खुश होकर आपकी सैलरी दुगनी कर दी, तो तुम्हारा इनकम लाइन चेंज हो जाएगा, तुम्हारा बजट लाइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। पहले 25,000 का एसी नहीं खरीद सकता था, मेरी इनकम परमिट नहीं कर रही थी, मेरे को बजट से बाहर जाता था। अब 25,000 की मेरी सैलरी 65,000 हुई तो डेफिनेटली मैं एयर कंडीशन अच्छे खासी क्वालिटी का बाय कर सकता है, कंपनी का भी और इन बेटर टेक्निकली ऑल्सो, उसमें भी वेरियस टेक्नोलॉजीज आती है, ठीक है। So if your income increases, budget line will shift towards the right side. If your income decreases, budget line will shift towards the left side. Shifting in budget line जो अभी मैंने आपको कहा, when income changes, ठीक है। डायग्राम में देखिए ए के ऊपर ए डैश है, ठीक है, एरो ऊपर की तरफ जाता है, दैट इनकम चेंजेस। सेकेंड पॉइंट देखिए आप, when income increases, budget line will shift upwards और rightward and vice versa. ये सिनारियो कब का है, शिफ्ट इन बजट लाइन में कब शिफ्ट होगी, जब आपकी इनकम चेंज होगी तो, ठीक है। अब चेंज में क्या है, इंक्रीज है तो ऊपर जाएगा या उससे उल्टा होगा, डिक्रीज हुआ या आपको सैलरी नहीं मिली, 1 महीना 2 महीना 10 महीना 12 महीना तक सैलरी नहीं दी थी, 12 तो ठीक है,
बट 9-10 महीना तक सैलरी नहीं मिलती। एक बिज़नेस में हुआ था ऐसा, जो कि अभी बैंकरप्ट है वो बिज़नेस, और वो कंपनी बंद हो चुकी है। ही डिडंट पे द सैलरी टू देयर एम्प्लॉयज़ टिल 8 to 9 months। और जब एम्प्लॉयज़ उसको अपना कहने के लिए गए उस मैनेजमेंट में, तो मैनेजमेंट ने कहा कि थोड़ा सा वक्त लगेगा, ड्यू टू सम प्रॉब्लम इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट वी विल नॉट बी एबल टू पे यू द सैलरी राइट नाउ, बट डेफिनेटली कुछ समय के बाद हम सारा आपका जो बाकी है और करंट जो अमाउंट निकलेगी उसको अपने पेमेंट करेंगे। एंड तो दिस ऑल्सो इफेक्ट योर purchasing power, this also affect your budget whenever going to the market। now suppose मान लो कि तुम्हारा सैलरी 25,000 रुपये तक है, you are not able to afford the air condition of ₹30,000। ये एक मुद्दा रहा। अब इसके अंदर क्या हुआ कि तुम्हारा सैलरी बढ़ा, ठीक है, सैलरी इंक्रीज हुआ, तो इंक्रीज इन सैलरी विल लीड्स टू द कंज्यूमर टू बाई मोर यूनिट्स, या तो जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे पहले वो अभी अफोर्ड कर पाएंगे, ठीक है। अब मान लो कि तुम्हारी इनकम तो बढ़ी है लेकिन सामने प्राइस भी चेंज हुई है, राइट। अब प्राइस कितनी हुई, ये साल एसी खरीदना है, मैंने मार्केट में गया तो देखा कि भाई 25,000 का एसी मिलता है एक्स कंपनी का, वो भी स्प्लिट एसी 25,000 ओनली। ये सोचा कि भाई मेरा पगार आएगा, पगार बढ़ेगा तब मैं इसको बाय करने के लिए जाऊंगा। जब मेरी पगार आती है या तो मेरी पगार बढ़ती है और उसके बाद में मार्केट में उसको खरीदी करने के लिए गए, तब पता चला कि कंपनी ने इसी का प्राइस बढ़ा दिया है, ठीक है। नाउ इफ देयर इज अ चेंज इन प्राइस, राइट, एंड इफ देयर इज अ फॉल इन प्राइस ऑफ एक्स, एसी की प्राइस 25,000 से 35 नहीं हो, लेकिन प्राइस 25 से हो गई 23,000 तक, तो मेरे बजट में आ जाएगा। या तो आई मे एबल टू यूज बाई मोर प्रोडक्ट अदर देन एयर कंडीशंस, ठीक है। डिक्रीजिंग प्राइस विल लीड्स टू बाई मोर यूनिट ऑफ द पर्टिकुलर प्रोडक्ट। नाउ increasing price may leads that the person may not be able to buy, but if it is a necessity products then he or she has to buy it। say for example a petrol, whichever price may be, अपने को तो वो यूज़ करना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई रास्ता ही फ़िलहाल नहीं है। हाँ, उसका ऑल्टरनेट ज़रूर है मार्केट में, सीएनजी है, डीजल है, आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल आया है, बट द प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इज़ क्वाइट हायर कंपेयर टू द पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल्स, राइट। वो तो फ्यूचर ही दिखाएगा कि कितना जा सकता है, कब तक अपना अफोर्डेबल प्राइस आ सकता है। हाल ही में अभी बहुत कुछ कंपनी ऐसी कि जो ईवी वर्जन्स मार्केट में लॉन्च किया हुआ है अपने व्हीकल्स को, और आने वाले दिनों में और भी कंपनीज आ सकती है मार्केट में, एंड दैट मे लीड टू द डिक्रीज इन प्राइस। इट ऑल डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट पॉलिसीज, ठीक है। सो लेट अस मूव विद द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अप टिल नाउ वी हैड टॉक्ड अबाउट द इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस मैप, एंड वी टॉक्ड अबाउट द बजट लाइन इंक्लूडिंग द शिफ्ट इन बजट लाइन। बजट लाइन तुम्हारा कब कब चेंज होता है, ठीक है। प्राइस इनकम बढ़ती है तो राइट साइड, एंड इनकम कम होता है तो वो लेफ्ट साइड, ठीक है। नाउ दिस इज द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टॉपिक। अब सवाल ये आता है कि तुमने बजट लाइन डिसाइड कर दिया, तुम्हारा बजट एक कितना बनता है वो डिसाइड किया, उसके बाद तुम्हारा एक लिमिट सेट कर दिया, मार्केट में सारी इंक्वायरी कर दी प्रोडक्ट के बारे में तुमने, एवरीथिंग इज बीइंग डन। अब देखना ये है कि तुमको सेटिस्फैक्शंस कहाँ पर मिलता है। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, इट इज़ अ पॉइंट वेयर अ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शंस कैन बी अटेन्ड, ठीक है। अ कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन द बजट लाइन टच द इंडिफरेंस कर्व विद द गिवन प्राइस एंड द गिवन इनकम। सबसे पहले एक्स एक्सिस को ड्रॉ करेंगे, फिर विल बी ड्रॉइंग द वाई एक्सिस। उसके बाद तीसरा पॉइंट बनेगा आपका बजट लाइन पर पॉइंट ए टू द पॉइंट बी, ठीक है। उसके बाद इंडिफरेंस कर्व बनेगा। नाउ सी द इंडिफरेंस कर्व विच इज डिनोटेड बाय द IC1, IC2, IC3। 3 इंडिफरेंस कर्व बनाए हैं, ठीक है। अब ये 3 इंडिफरेंस कर्व की एक प्रॉपर्टी ऐसी हमने देखी है कि हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शंस। तो कंज्यूमर सेटिस्फैक्शंस अगर चाहिए तो वो कहाँ जाएगा, तो कि प्रॉपर्टीज के मुताबिक देखा जाए तो वो IC3 पर जाएगा, बट द बजट लाइन द लिमिटेशंस के मुताबिक देखा जाए तो वो IC2 रहेगी, एंड IC1 पूरा का पूरा बजट के अंदर आता है।
10,000 इनकम है, वो 6,000 की खरीदी करके आता है, 4,000 वो बचा के रखता है। 10,000 इनकम है, उसी 10,000 में से वो बाइंग करता है, ना तो उससे ज़्यादा बाय करता है ना तो उससे कम बाय करता है। तो सेटिस्फैक्शन कहाँ मिलता है? तो कि IC2 के ऊपर। ठीक है, सो देर आर 3 ICs, बजट लाइन AB and IC2 is tangent to IC2 is tangent at the point C. It will not intersect. ठीक है, कोई भी इंडिफरेंस को एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। इट इज ऑल अबाउट द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। सेटिस्फैक्शन लेवल कहाँ पर जाता है? तो कि OE यूनिट ऑफ Y बाय करेगा एंड OF यूनिट ऑफ वो X बाय करेगा। 5,000 का एक बाय किया, 5,000 का उसने दूसरा बाय किया। ठीक है, द फर्स्ट कंडीशंस, इसकी 2 कंडीशंस है। पहली है शुड नॉट टच द बजट लाइन। ठीक है, वो टेंजेंट टू ओरिजिन है, या तो इंटरसेक्ट करके नहीं जाएगा, क्रॉस नहीं करेगा, वो सिर्फ एक टच करके आगे चला जाएगा। तो स्लोप ऑफ बजट लाइन इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ X डिवाइडेड बाय द प्राइस ऑफ Y, and the slope of indifference curve means changes in income divided by the changes in the commodity. X is equals to marginal rate of substitutions. Thus, it is being called PX divided by PY is equals to MRS X Y. This is the consumer equilibrium. यहाँ पर consumer equilibrium दिखाया जाता है at point C, and the budget line is AB at the IC2. Thank you very much. And the next lecture we will be discussing about the price effect. We will be discussing about the income effect. We will be discussing about the substitution effect in continuations of the techniques of indifference curve. Thank you very much. स्वाध्यायः